ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। अब इसकी स्टेटमेंट जो है उसमें क्या लिख रखा है, एवरी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस हैज एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। इससे क्या पता चलता है हमें, कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस अगर मेरे पास होगा तो उसके लिए एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस भी होगा मेरे पास। इसका मतलब उसके अंदर मेरे पास NLI ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर मिल जाएंगे जो मिलके बेसिस बनाएंगे उसका। यही मतलब होता है ना इसका बेसिस का। तो अगर n डायमेंशन है तो NLI वेक्टर मिलेंगे, अगर जितने भी डायमेंशन उतने ही LI वेक्टर मिलेंगे। तो ये लिख तो दिया। अब इसमें क्या लिख रखा है, एवरी फाइनाइट लिख रखा है ना, इसका मतलब कोई भी उठा लो उसी का बता दूंगा मैं। तो इसके लिए तो हमको बताना पड़ेगा ना भाई, अगर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है भी तो किस टाइप का मिलेगा और उसको निकाल कैसे सकते हैं हम। तो हम क्या करते हैं, हाउ टू फाइंड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। तो हमारा क्या पर्पस क्या है, ऑर्थोनॉर्मल सेट मिल जाए कोई जिसके अंदर NLI वेक्टर हो, यही पर्पस है हमारा। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट बी क्या है, बेसिस है पहले से दिया हुआ है, या फिर निकाल भी देंगे, कोई भी वेक्टर स्पेस आएगा उसका बेसिस निकालना तो पता है हमें। बी क्या है, बीटा 1 बीटा 2 बीटा n, ठीक है। बी ए गिवन बेसिस, ऑफ बी है, देन अब गिवन बेसिस नहीं होगा तो क्या करेंगे हम, स्टैंडर्ड बेसिस ले लेंगे। अब उसके बाद क्या है, इसका कोई ना कोई क्या होगा, ऑर्थोगोनल बेसिस होगा, ऑर्थोनॉर्मल भी होगा। तो क्या करते हैं हम, ये BOG मान लेते हैं, कोई ऑर्थोगोनल सेट है, इसको मैं मानता हूं ठीक है। अब ऑर्थोगोनल जो सेट होता है उसके अंदर जो वेक्टर होते हैं वे कैसे होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और जितनी बेसिस की कार्डिनलिटी है उतनी ही उनकी कार्डिनलिटी होगी, तो खुद भी बेसिस हो जाएंगे वे। अब ऑर्थोगोनल ये मान लिया, ऑर्थोनॉर्मल मान लेता हूं मैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, ठीक है। इतना लिख लिया। इसके बाद क्या करेंगे हम, स्टेप 1 देखो। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, हमारा अब फाइनल गोल क्या है, फाइनल गोल है मेरा ये निकालने का, यही है ना, ऑर्थोनॉर्मल तो ये है सर। फाइनल क्या है, मैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n ये सभी निकालना चाहता हूं। दे क्या रखा है मेरे को, बीटा 1 बीटा 2 बीटा n दे रखा है, और ये भी नहीं दे रखा, ये भी कुछ सिलेक्ट कर रखा है हमने, ठीक है। तो अब क्या करता हूं मैं, इसको लिख लूंगा पहले। देखो ये क्या किया है मैंने, इसका जो बीटा 1 था उसी को इसका फर्स्ट वेक्टर मान लिया, ठीक है। और ये आने के बाद अल्फा 1 देखो कैसे निकालता हूं मैं, ठीक है। इसको लिख देता हूं भाई मैं, OG इक्वल टू ऑर्थोगोनल ON इक्वल टू ऑर्थो, ठीक है। ये आने के बाद अब किसकी जरूरत होगी मुझे, ये भी मिल चुका है मुझे और ये भी मिल चुका है। अब किसकी जरूरत होगी, अल्फा 2 की। अल्फा 2 देखो कैसे निकालेंगे, अब इसमें देखो ये बीटा 1 था ना, यहाँ पे अल्फा 2 कैसे निकालूंगा मैं, बीटा 2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा 2 कोमा अल्फा 1 कोमा इसके मल्टीप्लाई में अल्फा 1, ठीक है। अब इसका सेम रहेगा भाई, ये हमेशा ही कैसे निकालूंगा मैं, अल्फा 2 को लिख दूंगा मैं अब
नॉर्म ऑफ गामा टू। क्या ही बात समझ, ये ऊपर वाला नोट कर लिया सारा। अब स्टेप 3 निकालने जाऊंगा मैं, तो क्या करूंगा, यहां पे क्या लिखूंगा, गामा 3, ये किसके बनाएगा भाई, बीटा 3 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ बीटा 3 कोमा अल्फा 1 है 2 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 2 आएगा भाई, अल्फा 2 अल्फा 2 माइनस बीटा 3 अल्फा 1 अल्फा 1, इस टाइप से चलेगा। या तो इसको ऐसे लिख लो, और या फिर क्या करो, या फिर 1 से शुरुआत कर लो, या तो 3 जो है ना यहाँ पे 3 से एक कम ले ये अल्फा 2, और फिर बाद में कम कम करते जाओ 1 तक जाओ, या फिर 1 से शुरुआत कर लो। अगर ऐसे लिखना चाहते हो कि अल्फा 1 यहां लिख दिया, अल्फा 2 यहां लिख दिया, तो लास्ट कहां तक जाएंगे, अगर यहाँ पे n है तो n-1 तक जाएंगे भाई, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 होता तो किसने वास्ते अल्फा 3 पे खत्म कर देते काम, बीटा 3 ये सेम रहता, और ये अल्फा 3 जो है ये डायरेक्टली लिखेंगे क्या हम, गामा 3 बाई नॉर्म ऑफ गामा 3, ठीक है। अब ऐसे करते करते क्या करेंगे हम, nth वेक्टर निकालेंगे, तो क्या करेंगे, nth वेक्टर निकालूंगा, यहां लिखूंगा गामा n इज इक्वल टू, यहां पे लिखूंगा बीटा n माइनस बीटा n यही रहेगा, अल्फा 1 इंटू अल्फा 1 हो जाएगा, दोबारा माइनस बीटा n यही रहेगा, अल्फा 2 हो जाएगा बाहर, ये माइनस, ये ऐसे करते करते कहां तक जाऊंगा मैं, माइनस बीटा n कोमा अल्फा n माइनस 1 इंटू अल्फा n माइनस 1, ठीक है। और उसके बाद अल्फा n क्या आ जाएगा मेरे पास, ऐसा करके हम क्या करेंगे, सभी निकाल लेंगे, ऑर्थोगोनल बेसिस भी निकल जाएगा और ऑर्थो नॉर्मल बेसिस भी निकल जाएगा, ठीक है, दोनों आ जाएंगे ऐसे। पूरी नोट कर लिए, प्रोसेस समझ में भी आ गई होगी, याद रखना भी इजी है ना। पहले स्टेप 1 में क्या करो, जो बेसिस बीटा 1 दे रखा है ना, उसी का पहला एलिमेंट मान लो, वो मान लिया तो उसको अल्फा 1 निकालने के लिए ऐसे कर दो, ये अल्फा 1 वाला तो सेम ही रहेगा ना हर जगह, ये तो याद रह जाएगा। उसके बाद इसमें क्या करो, यहाँ पे जब ये गामा 2 है ना, गामा 2 है तो बीटा 2 लिखो, बीटा 2 अल्फा 1 अल्फा 1, अब इसमें तो n-1 ही 1 था ना, तो एक ही टर्म आएगी, बीटा 3 निकालने जाएंगे तो बीटा 3 अल्फा 1 माइनस बीटा 3 अल्फा 2 इंटू अल्फा 2 ऐसे चलता रहेगा, और ये n आ जाएगा, तो ये प्रोसेस पूरी चलेगी, लास्ट में n-1 है, ठीक है। ये क्वेश्चन करो भाई, बेसिस दे रखा है मुझे, क्या दे रखा है, ग्राम स्मिथ ऑटोमेशन प्रोसेस, ये प्रोसेस यूज करके कन्वर्ट ऑर्डर्ड बेसिस 1x of P1R into ऑर्थो नॉर्मल बेसिस। इसका सॉल्यूशन करूंगा मैं, सबसे पहले क्या करता हूं भाई, मैं इसको बीटा 1 मान लेता हूं ना। अब ये जो b दे रखा है मुझे, ये 1 है और x है, इसको बीटा 1 इसको बीटा 2 मान लेता हूं, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, एक मान लूंगा ऑर्थोगोनल सेट, उसको क्या मान लूंगा मैं, गामा 1 गामा 2, ठीक है।
एक मान लूंगा ऑर्थोनॉर्मल। अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू चाहिए मुझे। क्या करूंगा, डायरेक्ट क्या करूंगा, पहले लिखूंगा स्टेप 1 में 4 अल्फा 1 लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। 4 अल्फा 1 लिख दूं। 4 अल्फा 1 व्हाट वी विल डू दिस गामा 1 इज इक्वल टू बीटा 1 डायरेक्ट। ये गामा 1 क्या आ जाएगा, फिर बीटा 1 की तो वैल्यू पता है ना हमें 1, ठीक है। 1 आने के बाद यहां क्या लिखूंगा अब मैं, अल्फा 1 इज इक्वल टू गामा 1 बाई नॉर्म ऑफ गामा 1। अब इसको तो डायरेक्ट 1 लिख देता हूं मैं पहले तो 1 बाई, इसका नॉर्म निकालूंगा मैं। कैसे निकालूंगा इसका नॉर्म, ये क्या है, एक 1 कांस्टेंट फंक्शन है ये। अगर देखा जाए फंक्शंस के टर्म में तो कांस्टेंट फंक्शन है ना ये। कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है भाई, ये कंटीन्यूअस होता है। तो कंटीन्यूअस फंक्शन वाला ही लगा दूंगा ना इसके ऊपर। लगाऊंगा तो कैसे लगाऊंगा आप बताओ। इसको मैं करूंगा, इसको करना पड़ेगा मुझे। ये निकालने का क्या फॉर्मूला है, रूट ऑफ ठीक है। ऐसा लिखने के बाद मैं क्या करूंगा भाई, 1 बाय इसको रूट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 into 1 dx। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ऐसा करने के बाद अब क्या करूंगा मैं, 1 बाय ये आएगा, ये क्या आएगा x आएगा, और इसके ऊपर फिर ये लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा 1 आएगा ना। तो ये अल्फा 1 तो 1 आ गया मेरे पास। एक काम तो हो गया अपना। अब क्या चाहिए मुझे, अल्फा 2। अल्फा 2 के लिए बताओ 4 अल्फा 2। अब ये क्या करूं भाई, इसको बताओ इसका क्या फॉर्मूला आएगा, बीटा 2 माइनस बीटा 2 कोमा अल्फा 1 क्या आएगा। अब सब्स्टिट्यूट कर देता हूं हर वैल्यू इसमें। बीटा 2 की वैल्यू क्या बताओ, x माइनस ये इनर प्रोडक्ट ऑफ x इंटू एक्स एंड 1 इंटू अल्फा 1। अल्फा 1 तो 1 ही है ना। सिर्फ इतना करना पड़ेगा मुझे, इतना करना पड़ेगा। तो भाई लो x माइनस, इसका तो पता ही हमें दोनों कंटीन्यूअस फंक्शंस है तो लगा देंगे इसके ऊपर स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट 0 to 1 x into 1 dx। ये क्या आएगा भाई, 1/2 आएगा शायद, ये 1/2। x माइनस 1/2 किसकी वैल्यू आ गई, इसकी। इसके बाद अल्फा 2 मेरे को निकालना होगा। क्या करना, कुछ नहीं करना, x माइनस 1/2 ऊपर लिख दूंगा, नीचे क्या करूंगा नॉर्म ऑफ x माइनस 1/2। और अब इसका नॉर्म निकालूंगा तो मैं कैसे निकालूंगा, इसका नॉर्म मैं यहां निकाल देता हूं, इंटीग्रेशन 0 to 1 x माइनस 1/2 इंटू में x माइनस 1/2 dx। ठीक है, उसके ऊपर रूट भी लगाएंगे ना, रूट को मत भूल जाना, क्योंकि ये नॉर्म निकालते हैं तो उस साइड रूट भी होता है ना एक। तो ये निकालूंगा तो क्या आएगा भैया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस एक्स, ये आएगा ना। इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू दिस एंड दिस, ये आ जाएगा, 2 से तो 2 कट जाएगा। इसको इंटीग्रेशन 0 to 1, अब ये आएगा भाई 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1। इस तरीके का दिखेगा ना कुछ, 0 वाला तो गायब हो जाएगा। अब इसमें देखो, इसका क्या एलसीएम भाई 12, यहाँ पे 4 प्लस 3 माइनस 1, ये आ गया 6/12। इसका 1/2 आ गया ना टोटली, रूट 1/2 आ गया ये। इसमें 1/3 x/4 माइनस x। अपने हिसाब से तो कोई गलती नहीं करी, ये इसमें गलत दिखा रहा है पीडीएफ में, x माइनस 1/2 ले आए, मल्टीप्लाई में ये कर दिया।
उसके बाद ये है, इसका नॉर्म करेंगे 2x माइनस 1/2 का करेंगे, ये आ गया x स्क्वायर माइनस प्लस 1/4 माइनस x 12 आ गया, 4 प्लस 3 1/2 आ गया भाई। हाँ x का तो x स्क्वायर बाय 2। अच्छा हाँ, यहाँ पे दिक्कत होगी ना, x का तो x स्क्वायर बाय 2 आएगा तो 1/2 आएगा ना, ये 1/2 आएगा तो भी 12 ही आएगा, यहाँ पे तो 12 आएगा तो ऊपर वहां पे होगा 6 आ जाएगा। इसका एलसीएम लूंगा मैं तो क्या आएगा भाई, एलसीएम 12 नहीं आएगा शायद, 4 दूनी 8 3 24 24 ले लेता हूँ एक बार में, बाद में कट पिट के हो जाएगा जो कुछ होगा। यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ 8 प्लस 6 माइनस 12, ऐसे कब आएगा ना। अब ये है 14 माइनस 12 2/24 ना 12 1/12, इसमें तो 1/12 भी नहीं है, 12 होगा इसका एलसीएम तो। एलसीएम 12 होगा तो कोई फिर भी 1/12 ही आएगा, उसकी कोई दिक्कत तो नहीं होती एलसीएम में। ये आएगा भाई 1/3 दे रखा है इसमें, किस तरीके से 1/3 आएगा इसका मान। चलो इसको बाद में चेक कर लेंगे हम। ये y में ये क्या है, रूट ऑफ 1/12, रूट ऑफ 1/12 आया है, तो अब इसको क्या लिखूंगा मैं, और भी सिंपलीफाई करके लिख देता हूँ। और सिंपलीफाई क्या कर सकता हूँ भाई मैं इसको, अल्फा 2 इज इक्वल टू x माइनस 1/2 को लिख देता हूँ मैं 2x माइनस 1/2, और नीचे इसको लिख दूंगा मैं 1/, इसको लिखूंगा भी 2 इंटू 6 है ना ये, तो 4 इंटू 3 2 इंटू रूट 3 ऐसे लिख दूंगा ना। अब हाँ हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, ये डायरेक्ट लिख रखा था भाई इसमें माइनस 1/√3, ठीक है। अब आ गया, अब अल्फा 1 और अल्फा 2 को लिख देंगे, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस आ गया। इसकी बस कैलकुलेशन ध्यान रखनी है और कुछ नहीं है कि भाई ये नॉर्म करेंगे तो कैसे क्या होगा, प्रॉपर वे में करोगे तो इसमें इतनी दिक्कत आने की है भी नहीं संभावना। लिख लिया है? अब इसको बेसिक रैशनलाइज कर देना अगर करो तो, अगर ऑप्शन में कुछ रैशनलाइज करके √3 ना हो नीचे तो रैशनलाइज कर देंगे हम। अब एक क्वेश्चन देखो, ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है शायद, ये पता नहीं कौन से में आया हुआ है। इसमें है इफ s इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n इज सेट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, फ्रॉम R यहां से है भाई, एंड इफ अल्फा बिलोंग टू Rn, कोई भी अल्फा उठा रहा है भाई Rn, ठीक है, और इसका नॉर्म दे दिया, नॉर्म का स्क्वायर दे दिया, इज समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n देन पहला S is Li set of vectors, दूसरा क्या है भाई, S में भी LD सेट ऑफ वेक्टर्स, तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, S इज ऑर्थोगोनल बेसिस,
चौथा दे रखा है S इज ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। इसका सॉल्यूशन, अब इसमें क्या दे रखा है भाई, ऑर्थोगोनल बेसिस ऑर्थोनॉर्मल बेसिस निकालने हैं हमें, और कुछ इस टाइप की दे रखी है, बस ये दे रखा है, इसके बाद कुछ और भी कुछ दे ही नहीं रखा। तो अब ये क्या है, एस है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा, यानी यूनिट वेक्टर है, तो सिर्फ क्या पता हमें, अल्फा 1 का नॉर्म है, इसकी वैल्यू भी 1 है, अल्फा 2 का नॉर्म है, उसकी वैल्यू भी, और अल्फा n सभी के, और यहाँ पे कोई अल्फा वेक्टर दे रखा है अलग से Rn में से, वो ऐसे डिफाइन कर रखा है। ठीक है, अब अगर मुझे को चेक करना है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n का Li होना चेक करना है सबसे पहले, तो फिर क्या करूंगा मैं, C1 अल्फा 1 प्लस C2 अल्फा 2 ऐसे चेक करूंगा Li होने को। और इसका क्या यूज करना है, इसका यूज देखते हैं हम। अगर मैं अल्फा की जगह अल्फा i की जगह 1 पुट करता हूं, 2 पुट करता हूं, 3 पुट करता हूं, तो कैसे होएगा, इसके बारे में और भी कोई जानकारी दे रखी है क्या? S is alpha 1 set of vectors alpha belong to Rn, इसके बारे में कुछ नहीं दे रखी भाई। पहले तो इसको एक बार एक्सपेंड करके लिख लूं क्या मैं, पहले तो इस तरीके से लिखूंगा मैं इसको। इस तरीके से लिखने के बाद अल्फा अल्फा 1 अल्फा अल्फा 2, अब ये अल्फा 0 के बराबर कब होता है भाई, नॉर्म ऑफ अल्फा 0 के बराबर कब होता है, जब ये 0, तो 0 तो 0 बढ़ा ही देगा, उसका तो कोई दिक्कत है नहीं, 0 तो इसको भी 0, इसको भी 0, इसको भी 0। चेक किसका करना है भाई, चेक करना हमें ये ऑर्थोगोनल, ये चेक करना है ना, ये चेक करना है। तो ऑर्थोगोनल बेसिस, ऑर्थोगोनल में कैसे एलिमेंट होते हैं, जो आपस में इनर प्रोडक्ट क्या देते हो, 0 देते हो। अब मैं अगर अल्फा को अल्फा 1 ले लेता हूं एक बार, लेट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 1, ठीक है, क्योंकि अल्फा को अल्फा 1 लेने के बाद इसका सभी के साथ इनर प्रोडक्ट दिख रहा है ना एक किस्म से मुझे, तो यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं, अल्फा 1 का मोड का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा 1 ये अल्फा 1 इसके साथ आ जाएगा ना, अल्फा 1 होगा अल्फा 2 स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर सकता हूं मैं, बताओ, अल्फा 1 इसकी वैल्यू कुछ पता हमें, इसकी क्या है, अल्फा इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ अल्फा 1 आएगी। 1 आएगी, क्यों 1 आएगी, बस यही देखने की चीज थी ना इसमें, ये यूनिट वेक्टर दे रखा है, ठीक है। और ये भी क्या दिख रहा है मुझे, ये नॉर्म ऑफ अल्फा 1 का स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर ऐसे दिख रहा है ना कुछ, ये समझ में आ रहा है आपको, नॉर्म ऑफ अल्फा 1 का स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर है कुछ ना कुछ ऊपर, 1 आएगा, ये 1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे तो 1 आएगा पक्की बात है, इसका भी 1 आएगा, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे हम, इसको एज इट इज रख लेते हैं। अब ये क्या है भाई, ये मोड लगाने का तो सिर्फ इतना मकसद है, पॉजिटिव हो जाए वैल्यू, और ज्यादा कोई बड़ा मकसद नहीं है इसका। अब ये है अल्फा 1 अल्फा 2 स्क्वायर प्लस, सभी का स्क्वायर चलता आ रहा है ना यहाँ पे, ये आ गया 1 और 1, ये 1 तो 0 बन जाएगा अब यहां जाके। अब इस, ये जो इक्वेशन है, 1 इक्वेशन आई हमारी, इससे आप क्या कह सकते हो, क्या डिड्यूस कर सकते हो इससे, कोई स्केलर क्वांटिटी है कोई रियल में से, सभी स्केलर क्वांटिटी है रियल में से, उनका स्क्वायर करके एडिशन करके 0 आंसर आ रहा है। अगर रियल के अंदर से कोई भी स्क्वायर क्वांटिटी हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू 0 दे रखा हो,
तो इससे क्या डिड्यूस कर सकते हैं भाई इस स्टेटमेंट से? कि वो 0 पे 0 जीरो पे जीरो होंगे ना ये सभी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये सभी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हैं। अगर इसको जीरो होना पड़ेगा, सभी को जीरो ही होना पड़ेगा, इसका मतलब इसको जीरो होना पड़ेगा। ये है कौन? अल्फा 1 और अल्फा 2 का इनर प्रोडक्ट। इसको अगले वाले को अल्फा 1 और अल्फा 3 का इनर प्रोडक्ट, अल्फा 1 और अल्फा n। इसका मतलब अल्फा 1 खुद को छोड़ के, खुद के साथ तो 1 दे रहा है ना इनर प्रोडक्ट इसका, बाकी सभी को 0 0 0 0 आ रहा है ना इसका। आई बात समझ में? और जब ये 0 आ जाता है तो क्या कह सकते हैं हम? अल्फा 1 तो ऑर्थोगोनल है सभी के। पूरा करने के बाद ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n सभी के ऑर्थोगोनल है, ये कह दिया हमने। ऊपर से ऑर्थोगोनल भी है और इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1। तो ये क्या आ जाएगा? ये तो शामिल हो जाएगा ना इसमें ऑर्थोनॉर्मल में, ये तो एलिजिबल है। एक तो सभी के साथ ये इनर प्रोडक्ट 0 दे रहा है, ऊपर से इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 है, यूनिट वेक्टर है, तो ये तो इसमें होने के लिए एलिजिबल है। आई बात समझ में? इतना समझ में आया? कुछ नहीं करना, 2 स्टेप ही है बस ये। अगर आप अपने माइंड में सोचोगे तो इजीली हो जाएगा, ये समझाने में टाइम लग रहा है। इतना होने के बाद भी ये अल्फा 1 लिया था मैंने अल्फा की जगह, अल्फा 2 भी तो ले सकता हूं मैं, यहाँ पे ले सकता हूं ना। अब मैं अगर यहाँ पे अल्फा 2 लेता हूं तो बताओ क्या होगा? तो 1 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लेता हूं अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 2, यहाँ पे तो 1 आएगा ना, यहाँ पे तो कोई डाउट रहना ही नहीं चाहिए। अल्फा 2 का नॉर्म 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ हो जाएगा भाई अल्फा 2 अल्फा 1 स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा अल्फा 2 का स्क्वायर प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा, लास्ट में भी अल्फा 2 आएगा। ऐसे चलेगा कोई सिस्टम? ये तो अब कुछ ना कुछ आएगा, पता नहीं हमें अभी तक। तो ये 1 है, इसकी पक्की गारंटी है ना? ये 1 है तो इसको 1 लिख देता हूं। अब मैं कर लिया नोट, ये इसको 1 लिख देता हूं। ये 1 यहां जाके इसको 0 बना देगा, तो इसको 0 लिख देता हूं, ये 1 लिख देता हूं यहाँ पे। इसको क्या करता हूं मैं? अल्फा 2 अल्फा 1, ऐसे चलता रहेगा। अब दोबारा फिर हम यही कह देंगे कि भी अल्फा 2 भी कैसा है? अल्फा 1 के साथ भी इनर प्रोडक्ट 0 दे रहा है, अल्फा 3 के साथ भी, अल्फा 4 के साथ भी और अल्फा n के साथ भी। ठीक है, अल्फा 2 बीच में शामिल होने के लायक है। सेम प्रोसेस जब हम करते जाएंगे तो अल्फा n सभी हो जाएंगे ना इस टाइप के। तो बताओ, मिटो दो इसको। अब ये करते जाएंगे तो क्या होगा? एक बार जब इसके जगह अल्फा 3 ले लूंगा मैं, तो अल्फा 3 1 दे देगा, वो इसको कैंसिल कर देगा। अल्फा n ले लूंगा, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, ऐसे चलता रहेगा काम। तो अब इसमें क्या कह रहा है भाई? ये ऑर्थोनॉर्मल आ गए ना सारे वेक्टर। अब अगर ये सारे ऑर्थोनॉर्मल हैं और इनके डायमेंशन क्या है? n। कार्डिनलिटी, इनकी कार्डिनलिटी क्या है? n। r की डायमेंशन क्या होती है भाई? तो ये बेसिस तो है इसका मतलब, क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल होने से पहले क्या होता है? वो ऑर्थोनॉर्मल है, इसका मतलब ऑर्थोगोनल तो है ही है। ऑर्थोगोनल है इसका मतलब एलआई भी पक्का है। आगे बात समझ में? तो एस इज एलआई भी ठीक हो जाएगा, एस इज ऑर्थोगोनल भी ठीक हो जाएगा, और ये एनडी वाला गलत हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा।
अब इसमें देखो दोबारा ये बेसिस दे रखा है, दे रखा है बेसिस P3R का, P3R नहीं R3R का, ये 1 2 3 0 2 3 0 0 3 और इसका ये निकाल, ये कैसे करेंगे हम? इसको क्या मान लूंगा मैं? β1, इसको क्या मान लूंगा? β2, और इसको β3, ये मान लूंगा कोई ठीक है। ये सेम टू सेम लिखिए, ये चीज तो कोई ज्यादा बदलाव किया नहीं इसमें। अब और भी काम सारा सेम ही करेंगे, स्टेप वाइज चलेंगे, α1 α2 α3 निकाल लेंगे, निकाल सकते हो ये इजीली। अब इसमें क्या करूंगा मैं? स्टेप 1 में क्या लिखूंगा? β1 की जगह लिखूंगा 1 1 1 2 3, ठीक है। इसके α1 क्या आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा 1 2 3 तो ऊपर है ही है, नीचे क्या आ जाएगा? इसका नॉर्म आ जाएगा। नॉर्म कैसे निकालते हैं इसका? 1 into 1 plus 2 into 2 plus 3 into 3, उसके ऊपर रूट लगा दूंगा मैं। एक तरीके से अगर इसका नॉर्म निकालूंगा मैं, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर ही कर देता हूं ना। 4 plus 9 plus 1 क्या आ जाएगा? ये 15 आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा ना, ये तो 14 आ जाएगा, तो रूट ऑफ 14 आ गया, ठीक है। ये स्टेप 2 में क्या करूंगा मैं? गामा 2 निकालूंगा। किस तरीके से? सबसे पहले तो लिख दूंगा β2 0 2 3, माइनस में क्या कर दूंगा? इनर प्रोडक्ट ऑफ 0 2 3 कोमा α1, α1 क्या है मेरे पास? 1 बाय रूट 14, 2 बाय रूट 14 और 3 बाय रूट 14, ठीक है। अब तो बस कैलकुलेशन का खेल रह गया। कुछ ये आएगा, ये भी क्या है? R3R का ही मेंबर आएगा ना ये। उसके बाद जो आएगा कुछ भी आओ, ये α2 निकाल लेंगे ऐसे करके, और इसका नॉर्म, ठीक है। ऐसे ही α3 निकाल लेना, बाकी का काम HW में ये घर से करके लाना, ठीक है। इसकी जगह छोड़ देना इसकी। लिख लिया अगेन? अब देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसको ध्यान से पढ़ना है। पहले डेफिनेशन लिखो, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ये अगर मैं आसान भाषा में बात करूं तो इसको क्या करते हैं? ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। W क्या है? ये भी कोई भी सबस्पेस है, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। और इसके अंदर कैसे वेक्टर आते हैं? इसके अंदर ऐसा वेक्टर आएगा जो सभी के साथ ऑर्थोगोनल हो। आई बात समझ में? अगर कोई वेक्टर स्पेस है और कुछ ऐसे वेक्टर्स हैं मेरे पास जो खुद को छोड़ के सभी के साथ ऑर्थोगोनल हैं, तो वो इस सेट के अंदर आ जाएंगे, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के अंदर, ठीक है। इसका मतलब ये ऐसे जो मॉडर्न में पढ़ते हैं ना, सेंट्रलाइजर, और वो उस तरीके से ऐसा एलिमेंट लिखते हैं ना सभी के साथ कम्यूटेटिव हो, उस टाइप से है ये। इसके अंदर जो भी होंगे ना वो सभी के साथ ऑर्थोगोनल होंगे, ठीक है। अब इसको लिखते हैं इफ DF इज ए वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस भी क्या? इनर प्रोडक्ट स्पेस लिख देते हैं यहां पे तो। एंड इफ S इज any non-empty set of vectors from V
देन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, पूरा लिख लेना ये, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस इज डिनोटेड बाय एस, ये उल्टा टी, ठीक है। इसको क्या रीड करोगे, एस ऑर्थोगोनल या एस परपेंडिकुलर, ठीक है। इसको लिख देता हूं मैं, ये परपेंडिकुलर का ही तो साइन है, ये ऐसे लिखते हैं ना हम, दो परपेंडिकुलर होते हैं जो एंगल। एंड डिफाइन देखो कैसे कर रखा है, इस तरीके से डिफाइन कर रखा है कि अल्फा बिलोंग टू वी, अल्फा क्या है, वी का कोई ना कोई वेक्टर है, सच दैट इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल बीटा बिलोंग टू वी, ठीक है। बल्कि एस लिया है ना यहाँ पे, तो इसको लिख लो भाई एस। आई बात समझ में? तो इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई। तो कोई भी अगर मेरे को सेट दे देंगे अब और कह देंगे इसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो मैं क्या करूंगा, उस जो सेट दे रखा होगा उसके अंदर कितने भी वेक्टर हो, 3-4, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट अगर चेक करना दे रखा होगा तो हर वेक्टर को उसके साथ इनर प्रोडक्ट करके देखेंगे, 0 देगा तो वो शामिल होगा, नहीं तो नहीं होगा। या निकालना होगा तो फिर अपने तरीके से निकाल लेंगे, फिर हम जनरल लेके कुछ। और इसमें आगे लिखते हैं हम, ये लिख लिया ना। तो अब इससे क्या एक चीज और क्या जान सकता हूं मैं, अगर मेरे पास 0, अगर एस की क्या कंडीशन थी भाई, एस क्या होना चाहिए, एक तो बी में से आना चाहिए, दूसरी बात क्या है, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, और तो कोई कंडीशन थी नहीं ना अभी। तो बी में से आना चाहिए और नॉन एम्प्टी होना चाहिए, तो ये क्या है, सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है ना। तो एक एलिमेंट है इसके अंदर और बी के अंदर 0 तो होता ही है। अगर s 0 के बराबर है तो मैं s कॉम्प्लीमेंट के बारे में क्या कह सकता हूं भाई, 0 को छोड़ के 0 माइनस, मतलब पूरे को पूरा माइनस v नहीं आ जाएगा इसमें। अगर s यहां का कोई सबसेट है, ठीक है, और v का कोई भी एलिमेंट इसके साथ इनर प्रोडक्ट अब लेना चाहेगा तो 0 में बढ़ा देगा उसको। तो ये अब तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना b, आई बात समझ में? क्योंकि इसके अंदर कौन से एलिमेंट होने चाहिए जो v के अंदर से आए, ठीक है, और s के एलिमेंट को इनर प्रोडक्ट लेकर 0 बना दे। v के अंदर तो सभी ही ऐसे एलिमेंट हैं जो इसके साथ इनर प्रोडक्ट 0 बना देंगे अपना। कोई भी ऐसा एलिमेंट है v का जो इसके साथ इनर प्रोडक्ट 0 ना बनाता हो, कोई नहीं है ना ऐसा। तो एक और नोट देखो, उसमें क्या है, s अगर मैं v ले लेता हूं, पूरा ही v ले लिया s, तो इसके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के बारे में क्या कह सकते हो बताओ। ऐसा वेक्टर ढूंढ के लाओ जो इसके सभी वेक्टर्स को 0 बना दे इनर प्रोडक्ट लेते ही। 0 है ना बस। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि 0 होगा, इसकी कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो, अगर एक लाइन में बताना चाहो कि 0 आंसर आएगा, 0 के अलावा और कुछ नहीं आ सकता। ये 0 तो ठीक है, ये नहीं कह रहा गलत है, लेकिन 0 के अलावा और कोई नहीं आ सकता। इसका क्या ठोस सबूत है हमारे पास? इसका देखो, अगर v के पास कोई भी वेक्टर है, सभी वेक्टर हैं, मैं मान लेता हूं v है ये अल्फा 1 अल्फा 2 इस टाइप से चल रहा है, इनफाइनाइट फाइनाइट कुछ भी है। तो अब ये अगर मैं कोई भी वेक्टर उठाऊंगा ना, यहां से कोई भी वेक्टर उठा के कह दूंगा भाई ये कॉम्प्लीमेंट में है या नहीं चेक करूंगा, वो क्या करेगा, वो वेक्टर खुद के साथ जब भी टकराएगा 0 नहीं देगा। नहीं देगा ना, क्यों नहीं देगा? क्योंकि नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी में
किया ही ये हमने। अगर दोनों सेम वेक्टर्स हैं, उनका इनर प्रोडक्ट लेते हो तो वो जीरो तभी आएगा जब वो जीरो हो, है ना। कोई भी उठाऊंगा वो अपने आप से जाके जब भी टकराएगा तो कह देगा मैं जीरो नहीं दे सकता, अगर मैं नॉन जीरो हूं तो। आई बात समझ में? तो ये जीरो ही देगा। इसका क्या रीजन है? क्योंकि जीरो इज ओनली वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल टू इटसेल्फ। ठीक है, ये बात भी लिख लेना। अब एक थ्योरम लिखो। थ्योरम क्या है? ठीक है, अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है मेरे पास एस, वो सारी बातें तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, सिर्फ एस ओ को ये टी लिख दिया। एस ऑर्थोगोनल इज सबस्पेस ऑफ वीएफ। अब ये वीएफ का सबस्पेस होने के लिए क्या कंडीशन होती है, अगर याद हो तो वेक्टर स्पेस में किया था ए अल्फा प्लस, हाँ, ए अल्फा प्लस बीटा बिलोंग टू एस, एस ऑर्थोगोनल। अगर ये मिल जाता है तो इसका मतलब क्या है, ये सबस्पेस है। ये नहीं मिलता है तो सबस्पेस नहीं है। इतना ही पता हमें, इससे ज्यादा जान के भी क्या करना है। अब ये सबस्पेस चेक करते थे तो क्या करते थे, डायरेक्ट छोटा सा काम करते थे हम, लेट अल्फा बीटा बिलोंग टू एस टी, एस ऑर्थोगोनल। ठीक है, एस ऑर्थोगोनल में से आएगा ए अल्फा प्लस बीटा को चेक कर लेंगे ऑर्थोगोनल में है या नहीं। इसको चेक करने का क्या तरीका है, कोई भी गामा उठा ला वो मैं, ठीक है, कोई भी गामा उठा रहा मैं। अब मैंने क्या किया, ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये अल्फा बीटा तो इसके अंदर से थे, ये एस के अंदर से है मान लो। ठीक है, डेफिनेशन क्या कहती है, अगर अल्फा इसके एस ऑर्थोगोनल में से है तो एस के हर एलिमेंट के साथ इसका जो वो है क्या कहते हैं इनर प्रोडक्ट, वो जीरो देगा। ये डेफिनेशन है ना। तो अल्फा है एस के ऑर्थोगोनल का, ये जीरो हो जाएगा, ए इंटू जीरो प्लस ये भी जीरो हो जाएगा, ये जीरो दे देगा। अगर ये हर एस के एलिमेंट को जीरो बना रहा है तो ये भी तो एस ऑर्थोगोनल का ही हो जाएगा एलिमेंट। बस ये सबस्पेस होगा, तो इतना तो बात क्लियर होगी तेरे को। और दूसरी बात क्या है मैं अभी बताता हूं, ये कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस होंगे दोनों। ठीक है, एस और एस ऑर्थोगोनल, इसकी आगे थ्योरम लिखवाएंगे इससे। अब देखो भैया क्वेश्चन देखते हैं, इफ एस इज इक्वल टू एस, कोई सेट दे रखा है मुझे, किसका सबसेट है वो, इस वेक्टर स्पेस का सबसेट है M2R का। तो क्या निकालना है मुझे, एस ऑर्थोगोनल निकालना है, इसकी डायमेंशन निकालनी है। अब अगर ये M2R है तो एस ऑर्थोगोनल में क्या होंगे, ऐसे सभी अल्फा होंगे, अल्फा बिलोंग टू M2R सच दैट अल्फा ऑफ अल्फा 1 भी जीरो देता हो, अल्फा 2 भी जीरो और अल्फा 3 भी जीरो, इस टाइप का होगा ना। तो इसको इसका हमें क्या पता है, ये R4 R की तरह बिहेव करेगा। अगर मैं ABCD अगर ये लेता हूं, ये मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स निकालूं जो मैट्रिक्स इन सभी तीनों मैट्रिक्स के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो देती हो, या फिर या 4 टपल R4 में से कोई एलिमेंट लूं और इनको भी सभी को R4 में बदल दूं और उसके साथ जीरो दे दूं, एक ही बात है ना वो तो।
तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा और अल्फा 1 का इनर प्रोडक्ट किस तरीके से लिखता हूं, ये आ जाएगा भाई ऐसे, अल्फा की वैल्यू लिख दी और यहां लिख दिया 1 1 2 3, ये दे देगा a प्लस बी प्लस 2c प्लस 3d इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे ये दूसरा क्या करेगा, दूसरा देगा मुझे 2a प्लस 2b प्लस 3c प्लस 2d इज इक्वल टू 0, और उसके बाद क्या आएगा ये 5a प्लस 5b माइनस प्लस 8c प्लस 7d इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या बन गई हमारी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गई ना, ये तो ये लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम है कुछ ऐसा नजर आएगा, और इसको सोल्व करके एबीसीडी की वैल्यू निकाल देंगे। अब ये क्या कर लेना, अपने आप सोल्व कर लेना, ये मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं। अब डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा तो एस ऑर्थोगोनल किस टाइप का आएगा, ए को मैं लिखूंगा ए बी, इसकी रैंक 2 आ रही है ना, रैंक 2 निकाल लोगे तो इसका मतलब 2 फ्री वेरिएबल होंगे इसके अंदर, वो ए और बी फ्री वेरिएबल हो गए। सी और डी को क्या करूंगा मैं, ए और बी की टर्म्स में लिख दूंगा कुछ, ये यहाँ पे -4a माइनस 4e b बाई 5, ये आ गया a प्लस बी बाई 5। ठीक है, ए बी बिलोंग टू आर। ये तो हमारा आ गया एस ऑर्थोगोनल, और क्या है डायमेंशन ऑफ एस ऑर्थोगोनल है ना, इसकी डायमेंशन क्या आ गई बताओ, 2 आएगी ना, क्यों, एसेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो 2 है इसमें, ए और बी। ठीक है, इसकी डायमेंशन आ गई 2। अब ये थ्योरम देखते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, याद रख लेना। इफ W इज ए सबस्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस VF, देन VF क्या है, कोई फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस है, और W उसका सबस्पेस है। अगर W सबस्पेस है तो ये V क्या है, W और W ऑर्थोगोनल का डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन से हम क्या समझते हैं, ये दोनों प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा ये। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, W ऑर्थोगोनल का दोबारा अगर मैं ऑर्थोगोनल सेट लूंगा वो W के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखो, इफ VF is an IPS, then which of the following is are correct? पहला ऑप्शन क्या है, ये S क्या दे रखा है, कोई सेट दे रखा है, अल्फा बिलोंग टू V such that is equal to 0 for a fixed vector of V। ठीक है, इज ए सबस्पेस, दूसरा क्या है, S इज इक्वल टू अल्फा बिलोंग टू V सच दैट, अल्फा B इज इक्वल टू 1, 0 की जगह 1 दे रखा है, फॉर ए फिक्स्ड वेक्टर ऑफ V इज ए सबस्पेस। तीसरा क्या है, S किस टाइप का है, S के अंदर इस टाइप के एलिमेंट हैं जो अल्फा बीटा को तो देते हैं 0, 4a बीटा। अब ये बीटा जो जहां पे 0 दे रहा है, ये बीटा किस कहां से आ रहा है, बीटा किस टाइप का है, जहां पे बीटा गामा कोई दूसरा वेक्टर है उसके साथ ये 0 दे रहा है। ठीक है, पहले इसके साथ अगर ये 0 है, उन बीटा को उठा के यहां पे करेंगे, उसका ये 0 दे रहा है। ठीक है, यहां से ये V के अंदर इसे सबस्पेस ऑफ V। और फोर्थ क्या लिखता हूं मैं, फोर्थ में लिखता हूं
और तो ऊपर लिख देता हूँ नीचे अल्फा बिलोंग टू बी, ये आएगा भी अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 सेम बीटा गामा इज इक्वल टू 1 सेम, ये भी सेम। तो बेसिकली क्या चेक करना है हमें, कौन सबस्पेस होगा यही चेक करना है ना। सबस्पेस चेक करने के लिए क्या कंडीशन थी हमारे पास, ए अल्फा प्लस बीटा। ए अल्फा प्लस बीटा वाली थी ना। और एक क्या बात थी हमारे पास, जब सबस्पेस चेक करते थे हम तो जीरो वो खुद भी एक वेक्टर स्पेस होना चाहिए। जो सेट हम सबस्पेस के लिए चेक करेंगे वो खुद भी तो वेक्टर स्पेस होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो अगर अल्फा बीटा 1 देगा तो जीरो कहाँ आएगा इसके अंदर, आई बात समझ में। अगर सभी अल्फा बिलोंग टू वी ऐसे हैं जो किसी फिक्स्ड वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट 1 दे देते हैं, तो जीरो जो होगा वो तो 1 देगा नहीं इसके साथ। तो क्या कहूंगा मैं सेकंड ऑप्शन के बारे में, जीरो डज नॉट बिलोंग टू एस। अगर जीरो एस में बिलोंग ही नहीं करता तो ये कहां से हो जाएगा भाई सबस्पेस, आई बात समझ में। अब देखो, अब सेकंड तो कैंसिल कर दूंगा ना मैं इससे, सेकंड ही कैंसिल हो गया, यहां पे भी जीरो कहां मिलेगा मेरे को, ठीक है। क्योंकि जो इसके साथ करके बन देगा जीरो यहां पे भी नहीं आएगा, यहां पे नहीं आएगा तो यहां भी नहीं आएगा, इसको भी कैंसिल कर देता हूं मैं। अब बात किसकी रहेगी, फर्स्ट और थर्ड की। फर्स्ट और थर्ड में अगर मैं डायरेक्ट चेक करना चाहूँ तो डायरेक्ट भी चेक कर सकता हूं। जैसे अगर मैं फर्स्ट में चेक करूं, ये अल्फा 1 अल्फा 2 बिलोंग टू एस मान लेता हूं मैं, ठीक है। वैसे यहां पे अगर देखोगे तो क्या दिख रहा है, यहां पे ये कोई फिक्स्ड वेक्टर है v का बीटा, उसके साथ सभी अल्फा जो जीरो दे रहे हैं वो दिख रहे हैं ना इसके अंदर। अगर मैं कोई एक बार इससे देख लो फिर बाद में कर लेंगे। अगर a अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अगर मैं लेता हूं, ठीक है, ये एस में कब होंगे, जब ये बीटा के साथ जीरो दे देंगे, ऐसा ही तो है ना। बस अल्फा एस में कब है भाई, जब अल्फा बीटा के साथ जीरो दे देता है। बीटा कोई फिक्स्ड वेक्टर है, बीटा को ही फिक्स्ड वेक्टर उठा के ले आए, ये चेक करना पड़ेगा ना हमें। ये चेक करेंगे तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा दो, ए बार लिख दो अल्फा 1 बीटा प्लस अल्फा 2 बीटा, ठीक है। अब ये भी मैंने एस का मेंबर लिया है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो ए इंटू क्या आ जाएगा, जीरो। ये भी मैंने एस का मेंबर लिया है, ये भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ये भी जीरो इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये बिलोंग किसमें कर गया, एस में। एस क्या हो जाएगा, सबस्पेस, ठीक हो जाएगा ये। तीसरे दूसरी बात क्या थी बताना चाहता था मैं, अगर मैं कोई वेक्टर टी लेता हूं, टी कोई सबसेट लेता हूं इसका, और टी में क्या है ओनली बीटा रख लेता हूं, ठीक है। अगर टी में बीटा है तो टी ऑर्थोगोनल कैसा दिखेगा मुझे ये बताओ, टी ऑर्थोगोनल जीरो थोड़ी दिखेगा, मतलब बीटा माइनस कर देंगे इसमें। अगर टी कोई भी सेट है मेरे पास, उसको मैं उसका ऑर्थोगोनल सेट, ये ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट निकालना चाहता हूं, तो कैसे निकालूंगा, इसके अंदर कैसे वेक्टर आएंगे भाई, इसके अंदर तो जिनका वो इनर प्रोडक्ट जीरो देगा बीटा के साथ। यहां लिख क्या रखा है, सेम ही बात तो लिख रखी है। तो टी ऑर्थोगोनल तो ऐसा जाएगा ना, और किसी भी सेट का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सबस्पेस। ये पहले ही कर रखा है हमने, तो ये तो ठीक हो जाएगा, आई बात समझ में। अब यहां पे तीसरे में आएंगे, तो तीसरे में अगर मैं थर्ड के अंदर अगर मैं मान लेता हूं, क्या मान लूंगा भाई, थर्ड के अंदर कोई गामा टी को मैं मान लेता हूं इस टाइप का है कोई, ठीक है। अगर टी इस टाइप का सबसेट, ये हाँ सबसेट भी है, ये सबसेट है, तो टी ऑर्थोगोनल में क्या आएगा भाई, ऐसे एलिमेंट, ऐसा बीटा वी के अंदर जो बीटा गामा ये देंगे जीरो, बस आई बात समझ। ऐसा मुझे मिल जाएगा, उसके ऊपर दोबारा मैं अगर ऑर्थोगोनल लगा देता हूं, इसको मैं क्या T1 मान लू क्या,
ठीक है, T1 मान लो इसको। अब इसका ऑर्थोगोनल लेना चाहूंगा तो वो क्या आएगा, ये बीटा मिल गए मुझे सारे, ये मैंने इसमें T1 में इकट्ठे कर लिए, तो इसका ऑर्थोगोनल ढूंढूंगा तो ये ऐसे आएगा ना, अल्फा बिलोंग टू V सच दैट, ये समझ में आया तो बता दो, ऐसा ही आएगा कुछ। ये किसका है, ये वाला सेट है। इसमें क्या कह रहा था, पहले तो कोई ऐसा गामा होना चाहिए जिसके लिए बीटा 0 देता हो, वो मिल गया वहां पे मुझे, वे सारे बीटा मिल गए, वे बीटा फिर ऐसे, वे बीटा इसके साथ 0 देंगे तो अल्फा शामिल हो जाएगा इसमें, ये निकाल दिया। इसका कॉम्प्लीमेंट, ये भी कोई सबसेट था, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका ये क्या है, ये ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है, ये क्या हो जाएगा, सबस्पेस हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, यहां सिर्फ एक रिजल्ट यूज किया है ना हमने कि WT इज सबस्पेस ऑफ V, यही तो यूज किया बस। अब एक और क्वेश्चन देखो, इसमें क्या लिख रखा है, अल्फा बीटा आर यूनिट वेक्टर्स फ्रॉम VF। अगर अल्फा और बीटा दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं फ्रॉम इनर प्रोडक्ट स्पेस VF के अंदर से, सच दैट अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, देन नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ये पूछ रखा है। ठीक है, और ये बताओ कैसे निकालोगे, अगर आप यूनिट वेक्टर्स हैं, नॉर्म ऑफ, सबसे पहले तो इसको निकालना चाहता हूं ना मैं, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलूंगा ना मैं। अब अल्फा प्लस बीटा कोमा अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों पे क्या लगाऊंगा मैं, इनर प्रोडक्ट लगाऊंगा, बस। नॉर्म है तो इसके ऊपर रूट भी लगा दूंगा, बाकी तो बात नहीं करूंगा मैं। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा दूंगा ना दोनों के ऊपर। आई बात समझ में, वो क्या कहेगी, ये आएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा प्लस अल्फा बीटा, बार तो जब आएगा ना, जब बाद में जब इसको भी खोल लेंगे जब आएगा बार तो, या फिर बार तब आएगा जब इसके साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई में होगा। अब देखो, अब ये क्या होता है भाई, ये तो नॉर्म होता है ना। अगर ये यूनिट वेक्टर है अल्फा और बीटा, अब आ जाएगी ये बात, नॉर्म, इनका नॉर्म दे रखा है, नॉर्म का स्क्वायर दे रखा है, बल्कि ये तो 1 हो जाएगा नहीं तो रूट के अंदर क्या आएगा, ये 1, ये प्लस अल्फा बीटा 0, और ये सिमेट्रिक होता है तो ये भी 0 होगा, +1, ये भी 1, तो क्या जाएगा इसका आंसर, √2। ठीक है, अब एक और थ्योरम लिखो। थ्योरम तो क्या है, नोट बना के लिख लो, कैसे लिख लो ये। अब अगर मेरे पास W1 और W2 अगर दो सबस्पेस हैं, ठीक है, इनर प्रोडक्ट फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस लिख लेना इसको। तो क्या होगा, अगर W1 प्लस W2 पूरे का ऑर्थोगोनल लेंगे हम, तो क्या आएगा वो W1 ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन W2 ऑर्थोगोनल। ठीक है, इसको बस इस तरीके से याद कर लो। अगर इकट्ठा लोगे किसी का दो सबस्पेस का ऑर्थोगोनल लगाओगे तो प्लस तो बदल जाएगा इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन बदल जाएगा प्लस में।